हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय विंग्स चैनल। मैं आज आप लोग को क्लास 10th के एग्ज़ाम को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, कुछ नहीं लगभग इस चैप्टर में मैथ बुक में आप लोग को जितना भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो सब बताऊंगा। सिर्फ दो चैप्टर का, एक ट्रायंगल और एक सर्कल, मतलब एक त्रिभुज और एक वृत्त, उसका नहीं बताऊँगा क्योंकि ये प्रूफिंग चैप्टर है। तो उसको मैं एक वीडियो में और लाकर प्रूफ के साथ उसको बता दूँगा फार्मूला कैसा है। तो कुछ चैप्टर में जो फार्मूला जो इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग एग्जाम में आएगा, उसको मैं आज डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहले चैप्टर 2 जो आप लोग का है पोलिनोमियल बहुपद, उसमें कुछ फॉर्मूला वो देखिएगा। इसमें कुछ आपको याद रखिएगा रूप। बहुत एग्जाम्पल एमसीक्यू में पूछते हैं कि जो रैखिक बहुपद है उनका रूप क्या है, तो उनका रूप होता है ax प्लस बी। जो द्विघाती समीकरण बहुपद है उसके रूप क्या होते हैं, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघाती मतलब होता है घात जिसका दो, तो देखिए यहाँ घात दो है इसका। रैखिक मतलब घात एक, तो यहाँ पे घात x है, एक है। तो यहाँ पे घात क्या होता है, इस केस में घात 1। और द्विघाती बहुपद में जो घात होता है वो आपका होता है 2, और त्रिघाती में सेम चीज घात होता है मेरा 3। तो इसका रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो रैखिक में घात 1 इसलिए एक्स यहाँ पावर 1 है। द्विघाती में घात 2 इसलिए एक्स का पावर यहाँ 2 है मैक्सिमम, मतलब कि अधिकतम। और त्रिघाती में घात यहाँ 3 है इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है। और इसका होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। चतुर्घाती में 4 हो, ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग इस काम एग्जाम के लिए, फिर भी इसको याद रखिएगा। पावर से भी याद रखिएगा क्या कि रैखिक में पावर 1 होता है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। कुछ सिंबल आपको इस चैप्टर में याद आए मिलेगा। और ये जैसे कि अल्फ़ा, ये अल्फ़ा का सिंबल होता है। ये बीटा का होता है, छोटा बी टाइप का, थोड़ा तिरते नीचे। वाई टाइप का जो होता है वो गामा होता है, जो ट्रायंगल बताओ डेल्टा होता है। इसका यूज आप लोग को नहीं है डेल्टा का, तो अल्फ़ा बीटा गामा आप लोग का यूज है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक यहाँ से रूप जो जो रैखिक बहुपद होता है उसका एक्स प्लस बी। इसमें से एक क्वेश्चन आप लोग का फिक्स है कि एमसीक्यू में आप लोग का आएगा, या तो रैखिक बहुपद का रूप लिखने, या तो त्रिघाती बहुपद का, या द्विघाती का। तीनों में से एक क्वेश्चन 110% है कि आप लोग का आएगा। तो इस पर याद रखिएगा। पावर से भी याद रखिएगा, पावर कितना है तो आपको याद हो जाएगा। अब आगे की ओर चलते हैं। तो आगे कर हम की ओर चलते हैं, तो यहाँ बताए थे, मैंने अभी बताया कि द्विघाती बहुपद का रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पे याद रखिएगा हमेशा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और जो बीटा है वो शून्यक है। जो अल्फा और बीटा जो आप लोग का है वो क्या है, शून्यक, मतलब जो एक्स का जो मान आता है वो। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा आप लोग का, ये होता है माइनस बी बाई ए। बी कहाँ से आया, बी जो एक्स का जो कोफिशिएंट था, जो चर संख्या था, अचर संख्या, वो क्या होता है बी। तो एक्स का होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप लोग को अल्फा बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, हमें समीकरण निकालना है। तो समीकरण निकालने के केस में जो वहाँ जो आप लोग का जो आएगा फार्मूला, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो अगर अल्फा इंटू बीटा है, आप लोग को समीकरण निकालना है, बहुपद निकालना है, तो उस केस में ये फार्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर अल्फा और बीटा अगर निकालना है तो इस केस में ये फार्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा। तो अल्फा बीटा अगर नहीं पता हो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। और अगर पता हो तो ये समीकरण निकालने आएगा, तो इससे भी आप लोग को क्वेश्चन आता है। तो समीकरण निकलता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसी प्रकार त्रिघाती बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। तो इस केस में इसका जो रूप होता है वो होता है एक्स एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो अगर इस तरीके जिसमें ऊपर मैंने आपको बताया अल्फा प्लस बीटा जो माइनस बी बाई होता है, उसी प्रकार से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा होता है सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी बाई ए। तो सिंपल याद करने का तरीका है, हमेशा नीचे ए ही रहेगा, चाहे द्विघाती हो चाहे त्रिघाती हो। तो दोनों में ए है, उस पर स्टार्टिंग ए के बाद बी आता है, तो बी फिर सी फिर डी। और साइन अल्टरनेट में चलता है, एक एक छोड़कर, यहाँ माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो सिंपल आप लोग याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा जो द्विघाती बहुपद था उसमें भी नीचे ए है, इसमें भी ए है। त्रिघाती बहुपद में भी ए है, ए है, ए है। तो द्विघाती बहुपद है उसमें दो घात है, इसलिए यहाँ बी और सी हुआ। बी के बाद सी ही आता है ऐसे भी। तो नीचे हमेशा ए ही रहेगा, चाहे द्विघाती हो चाहे त्रिघाती हो। तो स्टार्टिंग में माइनस बी बाई ए फिर सी बाई ए, यहाँ भी देखिए माइनस बी बाई ए सी बाई और फिर माइनस डी बाई ए। तो आगे की ओर बढ़ता है, नीचे हमेशा ए रहेगा। तो इतना फॉर्मूला आप लोग को है द्विघाती बहुपद से रिलेटेड, ये आप लोग याद रखिएगा। तो कम से कम फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप लोग को कम से कम 30-40 नंबर तो क्वेश्चन तो आराम से ही बन जाए, खास करके एमसीक्यू। चलिए इसके बाद आते हैं आगे की ओर हम।
वास्तविक संख्या में एक आप लोग पढ़े होंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम। तो वहाँ पे होता है भाज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसको हम कहते हैं एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू आर एक्स। एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इसे हम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर भी कहते हैं। एक फॉर्मूला और इसमें इस्तेमाल आप लोग का आएगा कि दो संख्या दी है, मान लीजिए ए और बी, उसका एलसीएम एचसीएफ निकालने आता है। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है वो मैं आप लोग को आगे बताऊंगा कैसे निकलता है। तो पहले इतना याद रखिएगा, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ, उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, मतलब लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। अब आगे चलिएगा द्विघाती समीकरण, खास करके यहाँ पे डी जो निकलता है व्युत्पत्ति का नियम। तो द्विघाती समीकरण जब एक्स आप लोग का गुणनखंड से जब काम ना चले, जब गुणनखंड हो जाए तो वहाँ अल्फा बीटा निकालते हैं, लेकिन गुणनखंड ना हो तो उस केस में एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। या डी क्या है, तो डी मेरा आपका विविक्तकर है जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर गुणनखंड ना हो तो अगर एक्स निकालना हो तो वहाँ पे एक्स निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। अब इसके कुछ नियम होते हैं तीन खास करके। अगर डी का एक होता है डी का मान अगर जीरो से बड़ा होगा, एक होता है डी का मान अगर जीरो होगा, एक होगा डी का मान अगर जीरो से छोटा होगा। अगर डी का मान बड़ा होगा तो ये वास्तविक और असमान शून्यक है, मतलब वास्तविक होगा हल होगा और असमान मतलब दोनों अलग अलग होगा। डी बराबर जीरो हो तो इसके तो वास्तविक और समान शून्य मतलब वास्तविक होगा और दोनों शून्यक बराबर होंगे। और अगर डी अगर लेस देन जीरो होता है, मतलब जीरो से अगर छोटा आ गया तो वहाँ पे आपको सॉल्व ही नहीं करना है, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई शून्यक नहीं होता है। ये जो मान जो होता है इसका डी जब बड़ा होता है जीरो से उसके समय होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। जो डी बराबर जीरो होता है माइनस बी बाई 2a, और डी जब होता है इसमें तो होता है नहीं, काम ही नहीं करना है। तो यहाँ पर डी मैंने अभी बताया डी इक्वल टू बी माइनस 4 से होता है, और एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब आते हैं दो चर के रैखिक समीकरण पे। दो चर के रैखिक समीकरण में आप लोग को एग्जाम में दो समीकरण दिया रहेगा, एक ऊपर एक नीचे, दोनों में एक्स और वाई दिए रहेंगे। तो यहाँ पे दो चर है, देख रहे हैं एक्स और वाई दोनों फाइंड करना हो तो एक्स और वाई फाइंड करने के प्रमुख तीन मेथड होते हैं। एक प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में आप लोगों को क्या होता है कि दो इक्वेशन मान ली दिया रहता है, एक्स प्लस वाई बराबर मान लीजिए 5 दिया है और दूसरा दिया है 2x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, जो पहला इक्वेशन है यहाँ से x का मान निकालते हैं, 5 माइनस वाई आया, इसको फिर यहाँ पुट करते हैं। इस प्रकार से उसको सॉल्व जो किया जाता है वो होता है प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है, जो विलोपन विधि है उस केस में 2x प्लस 2y बराबर 4 है, या फिर दूसरा इक्वेशन दिया आपका 4x प्लस 2y बराबर 4x प्लस 3y बराबर 6। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ 4 है तो यहाँ 4 कैसे आएगा, जब यहाँ 2 से गुना करते हैं तो इस प्रकार से ये विलोपन विधि होता है। ये सब आप लोगों को क्वेश्चन के साथ में आगे बताऊंगा, फिलहाल अभी फॉर्मूला सिर्फ देखते चले क्या है। इसके बाद एक और मेथड होता है ब्रज गुणन विधि। इसमें क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। जैसे यहाँ पे दो समीकरण दिए हैं तो देखिए इसमें क्या है, इसको थोड़ा समझना है। ये x है, देखिए यहाँ पे तीन चीज़ है x y c1, और एक हम अपने मन से 1 मानते हैं क्योंकि इसके आगे ऊपर 1 है। तो यहाँ लिख दिए x, यहाँ y, यहाँ c1, यहाँ 1। तो देखिए अगर आप x को लिखेंगे तो x का पार्ट छोड़ दिया जाता है। x का पार्ट अगर छोड़ देंगे हम, यहाँ अगर इसको कवर करके चलते हैं तो यहाँ b1 b2 बचा तो यहाँ b1 b2 लिखे, और यहाँ c1 c2 बचा तो c1 c2 लिखे। मतलब x को छोड़ दिया जाए और बाकी दो पार्ट को हम लिखते हैं। तो b1 b2 c1 c2। उसके बाद फिर देखिए अब b1 b2 आया, फिर c1 c2 आया, फिर इसके बाद क्या है a1/2, यहाँ लिख दिए a1/2, और इसके बाद क्या है b1/2। तो याद रखिएगा जो स्टार्टिंग करेंगे उसी से अंत भी होगा। अब फिर हम इसको क्रॉस करते हैं तो यहाँ लिख दिया x, b1 को गुना किया c2 से तो b1 c2 आ गया, c1 को गुना किया b2 से तो ये आ गया b2 c1। इसी प्रकार से y रहेगा तो c1 a2 a1 c2। इस प्रकार आगे की ओर सॉल्व करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन से आप लोगों को समझ आएगा। फिलहाल ये फॉर्मूला कैसे कैसे आ रहा है ये सिर्फ देखिए। इसके बाद इसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट होता है ये, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, एक आए चाहे दो आए पक्का आएगा। इसको देख लीजिएगा अच्छा से। दो चर रखे समझ, जैसे कि अगर मान लीजिए a1/a2, दो इक्वेशन दिए हैं a1/a2, अगर b1/b2 के बराबर अगर नहीं होगा तो ये क्या होता है, संगत होता है, एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, और ये क्या करता है, ये दोनों की लाइन जो रेखा होती है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे ये प्रतिच्छेद करती है। तो याद रखिए इस तरह कंडीशन आप लोग को दिखता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो वो क्या होता है, संगत होगा, एक हल होगा, अद्वितीय होगा और प्रतिच्छेद करती है।
अगर तीनों बराबर हो गया a1/2 b1/2 तो ये क्या होता है, संगत, अनेक-हल, अपरिमित या संपाती। संपाती मतलब होता है दोनों लाइन एक लाइन पे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये अपरिमित अनेक हल होते हैं। और अगर ये होता है a1/2 b1/2 नॉट इक्वल c1/c2, मतलब तीसरा वाला अगर बराबर नहीं होगा तो ये असंगत, कोई हल नहीं और समांतर रेखाएं होती। अब इसमें किसी प्रकार कोई हल नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछला बार कि ऐसा कौन से समीकरण है जिसके हल होते हैं तो संगत, तो हल किसका होगा, संगत का, और हल किसका नहीं होगा तो असंगत का। तो इस पेज से आपको ध्यान रखिएगा, इस पेज से क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/2 तो संगत, ये भी संगत, ये असंगत, और ये तो आपको बताएंगे जहाँ में पिछला बार जो आया था सो। तो ये हो गया दो चर रैखिक समीकरण का। इसके बाद आते हैं दूसरे चैप्टर। इसके बाद आते हैं आप लोगों को त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसको दूसरे वीडियो में बताते हैं, अभी दूसरा देख लीजिए। हाँ, एपी समांतर श्रेणी देखिएगा, तो समांतर श्रेणी में सबसे पहले यहाँ डी लिखा जाता है। डी क्या होता है, सार्वंतर। जो डी लिखा होता है वो होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, मतलब कि दूसरा पद माइनस पहला पद वो बराबर होगा किसके, तीसरा पद माइनस दूसरा पद के बराबर होगा। तो यहाँ पे मतलब कि हमेशा जो पीछे वाला जो पद है और जो आगे वाला पद दोनों को घटाएंगे तो उसके बाद जो उसके बाद वाला पद है वो बराबर ही होगा। तो मतलब a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2। यहाँ प्रथम पद a है, सार्वंतर d है। d कैसे निकलता है, a2 माइनस a1, मतलब कि दूसरा पद में से जब पहला पद घटाते हैं तो वहाँ से आता है सार्वंतर। देखिए आप लोग का a1 जो है प्रथम पद वो होता है a, a2 अगर रहेगा तो वो a प्लस डी होगा, इसके बाद जोड़ेंगे। a3 होता है a प्लस 2d, देखिए गौर कीजिएगा, a2 लिखेंगे तो a प्लस डी, a3 लिखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, a4 लिखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, मतलब एक घट जाता है। तो कॉमन से निकालिए, यहाँ अगर 4 है तो यहाँ 3 हो गया, तो अगर a यहाँ n होगा तो यहाँ क्या होगा, n माइनस 1 होगा। तो an निकालने का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an को हम tn भी लिखते हैं, tn भी लिखते हैं, यहाँ भी वही सेम फॉर्मूला। और tn क्या होता है, लास्ट टर्म के बराबर होता है, मतलब अंतिम पद के बराबर होता है। तो चाहे tn बोले, चाहे an बोले, चाहे l बोले, मतलब अंतिम पद बोले, तो उसका फॉर्मूला एक ही होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या an tn क्या है, अनवा पद है, n क्या है पदों की संख्या है, d क्या है सार्वंतर है। अब पदों का योग कैसे लिखा जाता है, तो एसन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला इसका होता है एस इक्वल टू n/2 a प्लस एल। यहाँ n क्या है, n पदों का योग, और l क्या है अंतिम पद। ठीक है, अगर आपको कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है, योग दिया रहता है, आप लोग को पद निकालना रहता है, तो पद निकालने के लिए an निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, मतलब कि दोनों का योग दिया है, आप लोग को कोई पद निकालना है तो वहाँ पे इन दोनों को घटाएंगे तो वहाँ आंसर आएगा। अब आगे आते हैं हम प्रोबेबिलिटी पे, प्रायिकता। तो प्रायिकता में बहुत सिंपल चैप्टर है ये। यहाँ पे प्रायिकता जो होता है वो निकालना होता है अनुकूल संख्या बटा सभी परिणामों की संख्या, मतलब कि जो हम लोग का चांस आता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक कॉइन है, एक कॉइन में हेड आता है और टेल आता है, तो हम पूछेंगे हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो हेड कितना बार आया, एक बार, और टोटल कितना है इसमें 2, तो 1/2। तो जो आने का चांस है उसको ऊपर लिखते हैं, जो कुल चांस है वो नीचे लिखते हैं। प्रायिकता हमेशा याद रखिएगा 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। 0 से या तो छोटा या तो बड़ा होगा या फिर छोटा, सॉरी, या तो बराबर होगा या तो बड़ा, या और जो 1 है उससे छोटा होगा या फिर बराबर। याद रखिएगा अगर प्रायिकता अगर 1 आता है तो ये निश्चित घटना होता है। ये क्या होता है, निश्चित घटना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रायिकता 1 तो कौन सा घटना, निश्चित घटना। प्रायिकता अगर 0 होगा तो वो क्या होगा, असंभव घटना। और प्रायिकता अगर 0 से 1 के बीच में आता है तो वो क्या होता है, संभव घटना। ये आप लोग याद रखिएगा। अब हमेशा प्रायिकता आने का और प्रायिकता नहीं आने का योग कितना होता है, तो 1 होता है। आने का और नहीं आने का कितना होता है, 1। अब आगे चले चलते कॉइन की ओर। तो सिक्का में आप लोग को पता है 2 पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल, एक चित और एक पट। अगर सिक्का को हम एक बार उछालते हैं तो क्या आएगा, या तो हेड या तो टेल, 2 बार आएगा। 2 टाइम उछालेंगे तो 4 बार आएगा। क्या देखिए, या तो दोनों सिक्का में हेड आएगा, या फिर पहला में हेड दूसरा में टेल,
पहला में टेल, दूसरा में हेड और दोनों में टेल, ये सब आने की प्रायिकता होती है। टोटल चांस कितना अच्छा, 3 बार। देखिए 3 बार में सिंपल है, लिखने का तरीका बताते हैं आप लोग को हम। पहले तीनों हेड लिख लीजिए, फिर 2 हेड लिखिए, मतलब 3 हेड आने का एक चांस हो गया। अब 2 हेड देखिए, 2 हेड में लिखेंगे तो दोनों हेड पहले, फिर टेल, फिर पहले टेल, दोनों हेड, किनारे किनारे हेड, बीच में टेल। तो इसी प्रकार से फिर टेल में करेंगे, टेल टेल टेल, दोनों टेल आगे, एक हेड पीछे, एक हेड आगे, 2 टेल पीछे और 2 टेल किनारे किनारे, बीच में हेड। तो इस प्रकार से टोटल 8 तरह के आते हैं। तो 3 टाइम में 8 आते हैं ये सब, 2 टाइम में ये और 1 टाइम में ये। अब यहाँ देखिएगा, आप लोग को पासा के बारे में बताते हैं। डैश पासा बारे में अगर देखा जाए तो पासा में टोटल कितने, तो या तो लूडो गोटी जो है उसमें, उसके लिए बात कर रहे हैं। लूडो गोटी में 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5 और 6, इतने होते हैं। तो पासा अगर एक बार हम फेंकते हैं तो क्या क्या आने का चांस है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो एक पासा जब फेंकने पे क्या आता है, टोटल मिलाकर कुल 6 बार आते हैं। इसी पासा अगर 2 बार फेंकेंगे तो क्या आएगा, या तो 1 1 आएगा, या तो 1 2 आएगा, या तो 1 3 आएगा, या तो 1 4 आएगा, या तो 1 5 आएगा, या तो 1 6 आएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ता है। यहाँ पे ये 6 1 तक जाता है और लास्टली यहाँ 6 6 तक पहुँचता है। तो टोटल मिलाकर इसमें 36 होते हैं। तो 2 पासा फेंकने पर टोटल मिलाकर 36। अब सबसे मेन दिक्कत है इसमें आप लोग को पत्ता के बारे में जानना। तो पत्ता के बारे में थोड़ा याद रखिएगा, बच्चा कन्फ्यूज होता है इसी में होता है। तो पत्ता याद रखिएगा, टोटल मिलाकर कार्ड जो होते हैं वो 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52। ये 52 पत्ते 2 भाग में पड़ते हैं, एक लाल पत्ती, एक काला पत्ती, एक लाल। अब इसमें यह पता जरूरी है कौन लाल है कौन काला है। तो इसके लिए मैं सिंपल आपको बता दूंगा तरीका कैसे याद करना है। तो लाल पत्ती 26 होते हैं और काला पत्ती भी 26 होते हैं। अब जो लाल पत्ती है उसमें क्या आते हैं, डायमंड, मतलब ईंट, इसको हिंदी में हम ईंट कहते हैं। और दूसरा होता है हार्ट, पान। ये दोनों लाल पत्ती के श्रेणी में आते हैं। जो हुकुम है और जो चिड़ी है वो क्या है, काला पत्ती के श्रेणी में आते हैं। तो लाल पत्ती याद करने का तरीका बताते हैं, ईंट, ईंट अगर देखिएगा तो लाल होता है, तो ईंट लाल पत्ता। पान देखिएगा तो पान भी लाल होता है, तो वो भी लाल पत्ता। तो पान को खाने खाने के बाद क्या होता है, पान का रंग लाल ही होता है। तो लाल पत्ता याद करने का सिंपल तरीका, ईंट लाल तो ईंट का पत्ता भी लाल, पान को थूकने पर लाल तो पान भी लाल। हुकुम है तो हुकुम क्या है, काला होता है। हुकुम अगर देखिएगा, हुक्का अगर मारते हैं हम लोग क्या होता है, हुक्का मारने पे काला धुआं निकलता है, ये काला हो गया। चिड़िया अगर देखिएगा, कौवा वगैरह क्या काला होता है, ये काला पत्ता हो गया। तो काला पत्ता याद करने का तरीका, हुकुम हुक्का, चिड़ी चिड़िया काला, ईटा में ईट लाल और पान लाल। तो ये लाल पान लाल पत्ते ये हो गए और काला पत्ते ये हो गए। अब देखिएगा कि ये 13 सभी क्या है, ईट पान हुकुम चिड़ी, ये सभी 13 13 हैं। कितने, 13 13। अब ये 13 में क्या है, एक राजा, एक रानी, एक गुलाम। इसे रानी को हम बेगम भी कहते हैं। ये 3 होते हैं और 1 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं। तो टोटल मिलाकर 3 चेहरे वाले पत्ते होते हैं इसमें और 10 तक नंबर होते हैं। फिर इसी प्रकार से पान में भी ऐसा ही होता है, हुक्कुम में भी वैसा ही होता है और चिड़ी में भी वैसा होता है। तो कुल मिलाकर 3 3 3 3, टोटल मिलाकर जो चेहरे वाले पत्ते हैं, जो फेस कार्ड है वो कितने हैं, तो फेस कार्ड की संख्या टोटल 12 होती है। तो ये आपको पत्ता के बारे में थोड़ा जानना है। इसके बाद आते हैं दूसरे चैप्टर पे। निर्देशांक ज्यामिति देख लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति अगर देखिएगा तो निर्देशांक ज्यामिति में 2 अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष। एक्स अक्ष को हम लोग एब्सिस्सा भुज कहते हैं, वाई अक्ष को हम लोग वाई एक्सिस मतलब कोटि कहते हैं। सबसे पहले इसमें आप लोग का आता है दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दूरी सूत्र निकालने का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - खाली इतना ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ x2 है तो यहाँ y2 है, अगर यहाँ x1 है तो यहाँ y1 है। और दूरी सूत्र याद रखिएगा, अगर यदि एक बिंदु मूल बिंदु हो,
मतलब कि एक बिंदु 0 0 हो, तो उस केस में ओ ए निकालने का फॉर्मूला देखिएगा, यहाँ पुट कीजिएगा तो x2 क्या है, इसका x है, x1 कितना है 0 है, तो 0 का स्क्वायर, y में 0, यहाँ पुट कर x में 0 घटाएंगे तो x ही आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर बोलेगा कोई एक मूल बिंदु है तो वहाँ पे डायरेक्ट आप लोग क्या करना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देना है, तो दूरी सूत्र ये होता है। और अगर बोलेगा एक बिंदु क्या है, मूल बिंदु है, तो उस केस में हो जाएगा अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि एक मूल बिंदु है, दूसरा एक्स वाई है, तो वहाँ पे दूरी क्या होगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस बार आते हैं क्षेत्रफल की ओर, कि क्षेत्रफल कैसे निकलता है त्रिभुज में। अगर त्रिभुज दिया है तो वहाँ पे x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो इसका अगर एरिया आप लोग को निकालना है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ मॉड, जिसको मॉड भी कर सकते हैं या ब्रैकेट भी कर सकते हैं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस 2। आप लोग अगर इतना बड़ा फॉर्मूला अगर नहीं याद हो रहा है तो सिंपल एक कोड याद रखिएगा, 23 31 12, 23 31 12। ये आप लोग समझ नहीं आ रहा है क्या है, मैं बताता हूँ। देखिए सिंपल तरीका है, आपको पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, आधा गुना ऊंचाई, हाफ गुना आधा गुना ऊंचाई, तो हाफ तो यहाँ लिखिएगा। तो ये सिस्टमेटिक देखिए x1 x2 x3, ये सिंपल से लिख दिए x1 x2 x3, ये तो आप लोग लिख ही लीजिएगा, नंबरिंग लिखा हुआ है x1 x2 x3। अब देखिए यहाँ पे 23 देखिए, 23 का मतलब क्या, y2 माइनस y3 2 और 3, 31 मतलब क्या y3 माइनस y1 3 और 1, और 12 मतलब क्या 1 और 2। तो ये सिंपल तरीका आप लोग याद रखिएगा, ये सिंपल लिखिए x1 x2 x3, फिर 23 2 3 31 3 1 और 12 1 2। तो इस प्रकार से आप लोगों को फॉर्मूला याद हो जाएगा, सिंपल है। अगर पूछ क्वेश्चन कभी कभी क्या देता है 3 पॉइंट देते हैं और बोलेगा कि 3 पॉइंट ए बी सी है, इसको संरेखीय प्रूफ कीजिए, तो उसके समय क्या किया, जो क्षेत्रफल है ट्रायंगल का, जो त्रिभुज का, उसको आप 0 ला दीजिए तो आपका वो संरेखीय प्रूफ हो जाएगा। तो संरेखीय प्रूफ करने का एक और तरीका ऐसे होता है आप लोग का, ए बी प्लस बी सी क्या ए सी के बराबर आना चाहिए। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति एक और फॉर्मूला है विभाजन सूत्र। इसमें क्या कहते हैं, होता है दो बिंदु होते हैं ए और बी, इसमें क्या होता है ये x1 और x2 है, ये y1 y2 है, ये इसको m/n में बांटता है, मतलब कुछ अनुपात में बांटता है, जिसको विभाजन सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पे x का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 प्लस nx1 बटा m प्लस n, फिर वहाँ पे my2 प्लस ny1 बटा m प्लस 1। अगर मध्य बिंदु अगर होगा ये मध्य बिंदु, तो उसका इसमें क्या होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y। दरअसल इसमें क्या होता है, ये दोनों बराबर होता है, इस कारण से यहाँ पे दोनों बराबर होकर कट जाता है, तो यहाँ पे 2 आता है। तो मध्य बिंदु अगर रहेगा तो x1 प्लस x2 बाई 2, और अगर मध्य बिंदु नहीं रहेगा तो यहाँ पे ये mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, ये आप लोग का फॉर्मूला होता है। तो ये निर्देशांक ज्यामिति का सूत्र है। खैर वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा फार्मूला लाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, और आगे अगर आप फार्मूला और चाहते हैं और भी बहुत सारा वीडियो चाहते हैं मैथ का या फिर साइंस का, तो इस तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।